हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। तो यार आप सबने कभी ना कभी माउंटेन ड्यू, स्टिंग, ट्रॉपिकाना, इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर ट्राई किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे एक इंडियन कंपनी खड़ी है जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस के फंडामेंटल्स की, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क क्या है इनमें, ये देखेंगे। ठीक है। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। एंड विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। तो यार अगर बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो अगर आप देखोगे तो मेजरली जो वरुण बेवरेजेस काम करता है वो पेप्सिको के लिए करता है। पेप्सिको कुछ ट्रेडमार्क्स ओन करता है। ठीक है। उसका फॉर्मूला इन्होंने वरुण बेवरेजेस को दे दिया। अब बोल दिया वरुण बेवरेजेस को कि भाई एक काम कर, तू इसको मैन्युफैक्चर कर और डिस्ट्रीब्यूट कर अक्रॉस द कंट्री। हम तेरे को देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स। ठीक है। वरुण बेवरेजेस ने बोला ठीक है सर, बिल्कुल कर देंगे। आप क्या करोगे? तो पेप्सिको ने बोला हम करेंगे मार्केटिंग। ठीक है। तो पेप्सिको करती है मार्केटिंग और वरुण बेवरेजेस करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस द कंट्री। तो एक तरीके से ये बहुत ही ज्यादा हैविली डिपेंडेंट है ऑन पेप्सिको। ठीक है। अगर कल को पेप्सिको आकर के ये बात बोल देगी वरुण बेवरेजेस हमें तो अब काम नहीं करना, थैंक यू सो मच, अब हम अपना देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही, तो वरुण बेवरेजेस का तो दुकान बंद हो जाएगा, गले में पैसा आना बंद। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम समझेंगे इसको आगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, आपने मोटा मोटा समझ लिया कि वरुण बेवरेजेस काम क्या करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसमें पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, सेवन अप जैसे ड्रिंक्स हैं। ठीक है। एनर्जी ड्रिंक में है स्टिंग, क्लब सोडा की बात करें एवरवेस्ट, ड्यूक्स, और कार्बोनेटेड जूस बेस्ड ड्रिंक में है नींबूज, सेवन अप नींबूज। ठीक है। पैकेज्ड वाटर के सेगमेंट में भी काम करते हैं ये लोग। इसका ना एक ब्रांड है एक्वाफिना और एक है एक्वाबेस। एक्वाबेस थोड़ा सा प्रीमियम कॉस्टली पैकेज्ड वाटर ब्रांड है। ठीक है। इसको भी ओन करता है पेप्सिको और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो है वरुण बेवरेजेस के पास अक्रॉस द कंट्रीज, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर कंट्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मॉडल ऑलरेडी हमने देख लिया है इसका, मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है ये वरुण। पेप्सिको के फ्रेंचाइजीज हैं इसके पास, कुछ कुछ ब्रांड्स का दे रखा है इनको और उस पर ये लोग काम करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो यार देखो, फाइनेंशियल्स में ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि फाइनेंशियल्स को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है। एक होता है रीड करके उसको इंटरप्रेट करके उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। SION, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आपको क्या लगता है कि आपको रीडिंग करनी चाहिए केवल, या फिर रीड करके उसको इंटरप्रेट करके और वहां से कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? लेट मी नो, लेट मी नो इन द कमेंट। ठीक है जी। तो चलिए हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसको मैंने स्क्रीनर से लिया हुआ है और वरुण बेवरेजेस का ये स्टेटमेंट है। तो सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स देखोगे तो 2013 में सेल्स था इनका 2115 करोड़ और वही बढ़ करके 2024 में हो गया 20,000 करोड़। ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम एक्सपेंस भी देखना जरूरी है, तो एक्सपेंस इनका 1824 करोड़ का था और वो बढ़ करके 15,000 करोड़ हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल्स बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सेल्स तभी बढ़ा है जब इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया होगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई होगी। और बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए नए प्लांट्स लगाए होंगे इन्होंने, नई नई मशीनरीज खरीदी होंगी, वहाँ पे वर्क फोर्स को डिप्लॉय करा होगा, तो इन सब में ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। बट व्हाट मैटर्स इज कि सेल्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, और यही होता है असली बिजनेस, असली धंधा। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जो इनका कोर एक्टिविटी है, जो इनका कोर बिजनेस है, जो कि है बॉटलिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे इन्होंने 291 करोड़ रुपए बनाए थे 2013 में, जो कि 2024 में बढ़ के हो गया 4800 करोड़। ठीक है। ओपीएम परसेंटेज की बात करें, 14% के मार्जिन पे काम कर रहे थे ये लोग 2013 में, और 24% बढ़ 14 से बढ़ करके 24% हो गया, मतलब 10% का इंक्रीमेंट हुआ है मार्जिन में, नेट मार्जिन में, विच इज वेरी वेरी गुड। अब ये ओपीएम क्या होता है सर? तो ओपीएम होता है ऑपरेटिंग, समझना यहाँ पे जरा ध्यान से, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वीबीएल का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वीबीएल एक 500 ml की जो बॉटल बेचती है अपना, वो बेचती है 100 रुपीज़ की। ठीक है। और उसमें उसको मार्जिन आ रहा है 14% का, तो मतलब जो उसकी कॉस्टिंग लग रही है वो आ रही है 86 रुपीज़ की। तो 100 माइनस 86, ये जो 14 रुपये बच रहे हैं इसके, यही इसका ओपीएम परसेंटेज है, यही इसका ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब इसमें से बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे, टैक्सेस एंड ऑल, फिर इसके बाद आ जाएगा इनका नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ठीक है। तो ओपीएम परसेंटेज देख लिया हमने, और इसके अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब सारे खर्चे खत्म हो गए, दे दिया हमने, बट अभी भी टैक्स देना बाकी है।
तो 2013 में ये नेट लॉस में थे, 40 करोड़ के लॉस में थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2024 में तो 3433 करोड़ का था, पॉजिटिव था, और आफ्टर टैक्स 2600 करोड़ के नेट प्रॉफिट में थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पीएनएल स्टेटमेंट आपने देखा यहाँ पे वीबीएल का। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि द कंपनी हैज सक्सेसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ स्मॉलर मार्जिनली प्रॉफिटेबल स्लैश लॉस मेकिंग एंटिटी in 2013 to a large scale highly efficient and profitable enterprise by December 2024। और ये जो बना है इतना प्रॉफिटेबल बन गया पिछले 10 साल 11 साल में, इसके पीछे के ग्रोथ ड्राइवर कौन कौन से थे? सो ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर जो था हम बोल सकते हैं कि वो था रेवेन्यू, और जो दूसरा ग्रोथ ड्राइवर था वो क्या था? मार्जिन एक्सपांसन, मार्जिन एक्सपांसन, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ा और इन्होंने अपने ऑपरेशन को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया, जिसकी वजह से मार्जिन बढ़ा। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये था वीबीएल का पीएनएल स्टेटमेंट। यार देखो वीडियो थोड़ी सी माइट भी लंबी हो सकती है, लेंदी हो सकती है, बट आई अश्योर यू कि इफ़ यू वॉच इट टिल एंड आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट जरूर मिलेगा इसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो सिंपली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सीधा सीधा इसका कंक्लूजन आप देख लो कि द ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज एक्सीलेंट एंड प्रोवाइड द फाउंडेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। धंधे में पैसा आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा बिजनेस है तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो लगा रहेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये देखने वाली बात है कि कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अगर आप फिगर देखोगे तो वो नेगेटिव 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 में है, जो कि शो करता है कि द बिजनेस इज री इन्वेस्टिंग ऑल इट्स मनी इनटू द बिजनेस अगेन, ठीक है। तो जो फाउंडर्स हैं, जो मैनेजमेंट टीम है वीबीएल की, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की, वो एक्सपांसन पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फोकस कर रही है और अपने जो भी अर्निंग्स है उसको वो डबल उसमें और भी पैसा मिला करके वो लोग लगा रहे हैं और री इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बिजनेस में, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे जब कैपेक्स की बारी आती है तो ये लोग फंड भी रेज करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो फंडिंग टू कवर द मैसिव कैपेक्स। द कंपनी ओकेजनली टैप्स इनटू फाइनेंसिंग कैश फ्लो एविडेंट इन द लार्ज पॉजिटिव कैश फ्लो फिगर इन द फाइनल ईयर। यहाँ पे दिख रहा है ना, फाइनल ईयर में पॉजिटिव फिगर है कैश फ्लो का। तो टाइमली ये लोग फंडिंग भी रेज करते रहते हैं कैपेक्स करने के लिए, बट री इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि जो भी पैसा कमाया उनमें से उसको री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में और बिजनेस को और बड़ा बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट देखो आप, इक्विटी कैपिटल दिसंबर 2013 में 134 करोड़ था, जून 2025 से बढ़ के 676 करोड़ हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 4.5-5x का इंक्रीमेंट। रिजर्व 82 करोड़, 17,000 करोड़। उसके अगेंस्ट में डेट देखो, 2013 में हालत खराब थी कंपनी की, 2300 करोड़ का कर्जा था और रिजर्व कंपनी के पास गले में पड़े थे 82 करोड़ रुपए केवल। और यहाँ पे देख लो 2025 में बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है, पिक्चर बदल चुकी है। 17,600 करोड़ का रिजर्व है और 2100 करोड़ का डेट है, केवल 2100 करोड़ का। मतलब अगर कल चाहे वीबीएल का मैनेजमेंट कल डिसाइड कर ले कि यार हमें तो डेट फ्री कंपनी बननी है, तो कुछ नहीं होगा। बोर्ड मीटिंग में केवल एक लेटर साइन करने की जरूरत है सबको, ठीक है। एक लेटर साइन होगा, स्टैंप लगेगा और कहेंगे भैया हम तो डेट फ्री बनेंगे, और अगले ही दिन जाकर के ये लोग सारा डेट अपना क्लियर कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे और बन जाएंगे डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्टॉक और तेजी से ऊपर भागेगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर ये लोग सोचते हैं तो कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा इसका कंक्लूजन अगर आप देखोगे तो द कंपनी हैज रैपिडली स्केल्ड इट्स ऑपरेशन व्हाइल सक्सेसफुली डीलेवरेजिंग एंड अचीविंग अ मच स्ट्रॉन्गर इक्विटी टू डेट स्ट्रक्चर, ट्रांजिशनिंग इनटू अ मच लार्जर एंड मोर फाइनेंशियली रोबस्ट एंटिटी। क्या ये बैलेंस शीट देख करके आपको लग नहीं रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है कंपनी? यार घर में पड़े हुए हैं 17,000 करोड़ रुपए धंधे के अंदर गले में, ठीक है, और कुछ 1,500-2,000 करोड़ रुपए देने हैं किसी को, लोगों को, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है और धंधा अपना अच्छा चल ही रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो रेशियोज की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। रेशियोज एक मेजर फैक्टर होता है और बहुत कुछ बता देता है आपको बहुत ही कम शब्दों में। जैसे डेटा डेज 2013 में 11 था, 2024 में बढ़ के 15 हो गया। डेटा डेज क्या होता है? डेटा डेज ये होता है कि आप कितनी जल्दी अपने जिनको आपने उधार में सामान दिया हुआ है उनसे आप रिकवरी करते हो, पैसा वापस लाते हो, ठीक है। तो ये डेटा डेज है, जितना कम उतना बढ़िया, ठीक है। इन्वेंट्री डेज वो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो स्टॉक रखा हुआ है अपने गोदाम में, वो कितनी जल्दी आप खाली कर रहे हो, कितना जल्दी माल बिक रहा है मार्केट में, उतनी जल्दी फिर आप और मैन्युफैक्चरिंग करोगे और ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। स्टॉक अगर पड़ा हुआ सड़ता रहेगा गोदाम के अंदर तो फिर दैट इज़ नॉट गुड फॉर अ बिजनेस, राइट। तो इन्वेंट्री डेज 75 था इन 2013 और 2024 में ये बढ़ के 114 दिन हो गया। डेज पेबल मतलब आप अपने सप्लायर को कितना जल्दी पेमेंट वापस करते हो। फॉर एग्जांपल वीबीएल की अगर हम बात करें तो वीबीएल जब बॉटल बनाता होगा तो बॉटल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहीं से लाता होगा ना, रॉ मटेरियल लाता होगा कहीं से, बॉटलिंग करता है क्योंकि, तो जो रॉ मटेरियल लाता है वो उस सप्लायर को पेमेंट कितनी जल्दी कर रहा है ये बताता है डेज पेबल। इसको हम क्रेडिटर डेज भी बोलते हैं। डेज पेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
इज इक्वल टू क्रेडिटर डेज, ठीक है। डेज पेबल इज ऑल्सो इक्वल टू नोन एज क्रेडिटर डेज। डेज पेबल बहुत ज़्यादा मैनेज करने की जरूरत होती है, जो कि 2013 में 42 करोड़ था, सॉरी 42 डेज था, एंड 64 डेज हो गया 2024 में। डेज पेबल को मैनेज करने की, बैलेंस करके चलने की जरूरत होती है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे ये बात? चलो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि डेज पेबल को बहुत ज़्यादा, या क्रेडिटर डेज को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। मैं 2 फैक्टर बता देता हूँ। इसमें 2 रीज़न है। एक तो आपको सप्लायर को खुश रखना है, अपने सप्लायर्स को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, ठीक है। दूसरा, अपने बिजनेस में कैश फ्लो में कहीं दिक्कत ना आ जाए, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो आप मुझे बताना कि इन दोनों चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, और उसमें डेज पेबल का क्या रोल है, या फिर क्रेडिटर डेज का क्या रोल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैश कन्वर्जन साइकिल की, CCC। देखो, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है ना, कि ये आपके जो ऊपर के तीनों रिसोर्सेज हैं, इनको आप एक्चुअल कैश में कब रियलाइज करते हो, कितनी जल्दी रियलाइज करते हो, या कितने दिन में रियलाइज करते हो, इसी को कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, ठीक है। ये कैश कन्वर्जन साइकिल डिराइव ही होता है इन्हीं तीनों चीज़ों से। मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। देखो, कैश कन्वर्जन साइकिल CCC इज इक्वल टू डेटर डेज प्लस इन्वेंटरी डेज माइनस डेज पेबल। देखना यहाँ जरा, 2013 की बात करें अगर तो 44 है, तो डेटर डेज 11 हो गया, इन्वेंट्री डेज हो गया 75, ठीक है, माइनस डेज पेबल 42। इसको जरा सॉल्व करके देखना, 44 आ रहा है क्या? 44 ही आ रहा होगा एग्जैक्टली, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ लो, 75 प्लस 11 86, और 86 माइनस 42 इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो 44 ही आ रहा है बिल्कुल। तो ऐसे कैलकुलेट होता है कैश कन्वर्जन साइकिल, ठीक है जी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वेरी लो डेटर डेज, फास्ट कैश फ्लो इनफ्लोज, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो यहाँ पे 25%, ठीक है। कैपिटल एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग कैपिटल या फिर एक्सीलेंट कैपिटल एफिशिएंसी शो करता है। सप्लायर क्रेडिट हेल्प रिड्यूस वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन। कंसर्न क्या क्या है? हाई इन्वेंट्री होल्डिंग डेज, ये देखो आप, इन्वेंट्री डेज 114 है 2024 में, विच इज नॉट गुड, ठीक है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, स्लाइटली रिड्यूस एफिशिएंसी, और कैश कन्वर्जन साइकिल रिमेन्स एलिवेटेड कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स, हायर कैपिटल गेट्स स्टक इन ऑपरेशंस। मतलब जो कैपेक्स करा है वहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं और वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीयर कंपैरिजन अगर आप देखोगे, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि कल को अगर पेप्सिको बोल दे कि VBL आपके साथ काम नहीं करना है, तो VBL का तो धंधा पानी बंद हो जाएगा, बात ठीक है। लेकिन पेप्सिको ऐसा बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? वो उसका रीजन ये स्लाइड है, देख लो आप, पीयर कंपैरिजन देख लो। इस सेक्टर में जितने भी प्लेयर हैं उनका किंग है वरुण बेवरेजेस, इससे आगे कोई है ही नहीं। आप देखो, करंट मार्केट प्राइस 442, पी रेशियो 52, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,49,803 करोड़, ठीक है। बाकी सबका देख लो आप, 77, वेलेंसिया न्यूट्रिशन 122 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 130 करोड़ का मार्केट कैप। ओरिएंट बेवरेजेस 223, 17, 48, ANS कोई है ही नहीं आसपास यार। मतलब वरुण बेवरेजेस इज फार 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 अहेड, ठीक है, कोई नहीं है आसपास। तो इसीलिए जैसे वरुण बेवरेजेस इज डिपेंडेंट ऑन पेप्सिको, वैसे ही पेप्सिको इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वरुण बेवरेजेस। तो दोनों के साथ ही काम करने में भलाई है, फायदा है। इसीलिए वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा पेप्सिको कि भाई आपके साथ काम नहीं करना है। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बोलना जरूरी है ना यार, एजुकेशनल पर्पस के लिए था ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगली फंडामेंटल फर्स्ट की सीरीज़ में हम किसी और कंपनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसका फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप कमेंट करके ये बताना मत भूलना कि डेज पेबल या क्रेडिटर डेज को बैलेंस रखने की ज़रूरत क्यों होती है। चलो जी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।